गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। और जैसा कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर के चैप्टर में लगभग चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आज बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक कितना कंप्लीट किया है मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर क्या होता है। फिर मैंने बताया आपको कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन कौन सी हैं। तो दो टाइप की फार्मिंग बताई, एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी होती है आपकी कॉमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस के अंतर्गत दो फार्मिंग आती हैं, एक आती है आपकी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी आती है आपकी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव के अंतर्गत मैंने आपको बताया स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मिंग होती है, एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर होता है जिसको आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। शिफ्टिंग का मतलब है कि आप एक ही जगह पर एग्रीकल्चर न करके आप लगातार अपने पैच ऑफ लैंड को चेंज कर रहे हैं। मतलब जो आपका लैंड है जिस पे आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसको लगातार आप चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज करते हैं? तो ये कुछ ऐसे जगह पर होती है जहां पर हिली एरियाज या फिर ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर लैंड आपकी पर्टिकुलर नहीं होती। जैसे यहां पर अगर बात करेंगे तो वह आपकी जमीन है, वो आपका खेत है, वहां पर वह खेत नहीं होता है, उस खेत को साफ करके वहां पर एग्रीकल्चर करते हैं और तब तक एग्रीकल्चर करते हैं जब तक फर्टिलिटी उसमें बनी रहती है। जैसे जैसे फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है तो ये फ्रेश पैच ऑफ लैंड पर जाकर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम इसमें और आगे बढ़े, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमारा कंप्लीट हुआ तो मैंने कहा अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैंने असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूमिंग के नाम से, मणिपुर में पामलाव के नाम से, और अलग अलग जगह मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो कुमारी के नाम से जाना जाता है। ये तो हमारे इंडियन स्टेट्स हो गए। अगर हम बात करते हैं नेशनल में, मतलब देशों की बात करते हैं, तो वहां भी ये कल्टीवेशन होता है। जैसे मिल्पा आपका मैक्सिको में होता है, कोनिको आपका वेनेजुएला में होता है, रोका आपका ब्राजील में होता है, मसौल आपका सेंट्रल अफ्रीका में होता है, लदांग आपका इंडोनेशिया और रे आपका वियतनाम। मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इस नाम से जाना जाता है वहां पर। फिर दूसरे नंबर पे आता है इंटेंसिव कल्टीवेशन। मैंने कहा इंटेंसिव कल्टीवेशन एक पैच ऑफ लैंड पर होता है जहां पर बेसिकली हम क्या करते हैं, हाई प्रोडक्शन का काम करते हैं। हाई प्रोडक्शन के लिए हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग में मैंने बताया कि बेसिकली इसमें भी हाई प्रोडक्शन पर हम बेस रहते हैं, पर ये केवल फार्मिंग होती है सेलिंग पर्पज के लिए, ठीक है। और आगे बढ़े तो इसमें अलग अलग टाइप की फार्मिंग बताई। फिर मैंने इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रॉपिंग पैटर्न बताया। मैंने कहा भारत में 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न देखने को मिलते हैं। पहला होता है रबी। रबी कब लगाया जा रहा है? तो विंटर सीजन में अक्टूबर से दिसंबर के बीच, मतलब अब ये समय जो चल रहा है वो रबी फसल का चल रहा है। रबी फसल लगाई जाएगी, खरीफ को काट लिया जाएगा। और कब इसे काट लिया जाता है रबी को? तो अप्रैल और जून के बीच में काट लिया जाता है। उसके बाद इसमें कौन कौन से एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट होते हैं? तो मैंने कहा वीट होता है, बार्ले होता है, पीज होता है, ग्राम होता है, मस्टर्ड होता है और लिंसीड होता है। ये आपकी बेसिकली रबी क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। खरीफ की बात करेंगे तो मैंने कहा खरीफ क्रॉप जो है वो बेसिकली जब हमारा मानसून आ रहा होता है तब इस खरीफ क्रॉप को लगाया जाता है और फिर अभी इस समय इसको काट लिया जाता है। जैसे अभी देखेंगे धान की कटाई होगी तो ये आपका इसमें जो आती है बेसिकली पैडी आ रहा है, मेज आ रहा है, पैडी हो गया, मेज हो गया, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन और सीसमम। तो याद रखना है कि कौन सी फसल किस क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत आ रही है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। ये कंप्लीट हुआ तो फिर हम जायद पर गए। मैंने कहा जायद होता है इन्हीं दोनों के बीच में, रबी और खरीफ के बीच में लगाई जाती है फसल। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, कुकुम्बर है, फॉडर क्रॉप्स इन सब में होता है, ठीक है। अब फिर मैंने मेजर क्रॉप, मतलब भारत में कौन कौन सी बेसिक क्रॉप्स होती हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है वो होती है राइस, ठीक। राइस कंप्लीट किया। फिर हम राइस, देखिए ये राइस का एरिया था जहां जहां पर राइस होती है आपकी। उसके बाद फिर हमने राइस कल्टीवेशन के बाद वीट के बारे में बताया। वीट के बाद मैंने आपको मिलेट्स के बारे में बताया। मिलेट्स मैंने 3 बताया, ज्वार, बाजरा, रागी के बारे में। उसके बाद और आगे बढ़े तो मैंने मेज के बारे में बताया। मेज के बाद फिर मैंने पल्सेस के बारे में बताया और मैंने कहा पल्सेस भारत में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद एक ऐसी पल्स है, एक ऐसी दाल है जो केवल एक ही ऐसी दाल है अरहर को छोड़कर, बाकी जितनी भी पल्सेस हैं वो आपके सॉइल में नाइट्रोजन को बढ़ाने का काम करती है, मतलब उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती हैं। तो पूछा जा सकता है किसको छोड़कर, तो अरहर को छोड़कर बाकी जितनी भी पल्सेस हैं वो सब नाइट्रोजन को बढ़ाने का काम करती हैं सॉइल्स में, ठीक है। फिर हमने शुगर केन के बारे में पढ़ा। शुगर केन आपका कंप्लीट हुआ तो हमने ऑयल सीड्स के बारे में आपको बताया और मैंने कहा गुजरात सबसे ज्यादा ग्राउंड नट्स पैदा करने में काम आता है, मतलब सबसे ज्यादा ग्राउंड नट्स पैदा करने
मतलब प्रोडक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा ग्राउंड नट्स का गुजरात में होता है। उसके बाद और आगे बढ़े तो टी और कॉफी के बारे में पढ़ा। मैंने कहा टी बेसिकली आपको दिमाग में रखना है, ये प्लांटेशन होता है और ये कहां पर पाया जाता है, तो टी आपका देखेंगे हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, आसाम में हिल्स ऑफ दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला में चाय सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद कॉफी की बात करेंगे तो भारत में जो कॉफी की वैरायटी है वो अरेबिका वैरायटी देखने को मिलती है, अरेबिका वैरायटी देखने को मिलती है। और कहां से आई थी, तो इसको यमन से लेकर आए थे ब्रिटिशर्स हमारे। कॉफी कहां पर हो रही है, तो मैंने कहा एक हिल है जिसका नाम है बाबा बूदन हिल्स, कहां पर है, तो कर्नाटक में, जो कॉफी के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। उसके बाद नीलगिरी हिल्स भी है जो कर्नाटक में, वो भी कॉफी के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इतना कंप्लीट हुआ तो हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये आज आपको यहां से स्टार्ट करना था। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब बेसिकली ऐसे फलों के उत्पादन के बारे में बात करेंगे हम। उसके देखिए अब हॉर्टिकल्चर्स की बात करते हैं, तो इन 2080 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो मैंने देखा कि चाइना के बाद दूसरे नंबर पे लगभग चीजों में कौन है, तो भारत है। तो भारत हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब फ्रूट्स के उत्पादन में कौन से पॉइंट नंबर पर है, तो सेकंड नंबर पर है। इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेचर फ्रूट्स, स्पेशल टेम्परेचर फ्रूट्स मतलब कह रहा है कि बेसिकली हमारे यहाँ जो फ्रूट्स होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं। और मैंने बताया ट्रॉपिकल रीजन्स क्या है, तो ये आपकी बीच वाली लाइन जा रही है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पर 23 टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच जितनी भी जो भी रीजन्स आते हैं वो आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में होते हैं। और भारत इन्हीं के बीच आ रहा है। तो भारत में क्या क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं। भारत में अगर मैंगो की बात करेंगे, आम की बात करेंगे, तो आप देख रहे हैं आम कहां कहां पर हो रहा है, तो यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये मैंगो या फिर आम के उत्पादन में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहते हैं आपके स्टेट्स में लेकर। ऑरेंजेस की बात करेंगे तो ऑरेंजेस सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, नागपुर में। तो ये याद रखना है, ऑरेंजेस सबसे ज्यादा कहां पर हो रहे हैं, नागपुर में। बनाना की बात करेंगे तो बनाना आपके सबसे ज्यादा जो होते हैं, देखिए हमारे यहां भी होते हैं, पर जो बनाना सबसे बेहतर होते हैं वो साउदर्न स्टेट्स में होते हैं। तो मैंने कहा केरला, महाराष्ट्र, मिजोरम और तमिलनाडु, ऐसे इलाकों में बनाना सबसे ज्यादा पाया जाता है। गुआवा और लीची की बात करेंगे तो यूपी और बिहार में हो रहे हैं। ये पूछ लिया जाता है क्योंकि पाइनएप्पल एक ही स्टेट से संबंधित है, तो सबसे ज्यादा जो पाइनएप्पल होते हैं वो आपके मेघालय स्टेट्स में होते हैं। उसके बाद ग्रेप्स की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और उसके बाद एप्पल्स, एप्रिकॉट, वॉलनट और पियर की बात करेंगे तो एप्पल आप जान रहे हैं कहां पर होता है, तो पहाड़ी इलाकों में, मतलब जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो फूड क्रॉप्स नहीं है, पर वो भी आपको पढ़ना रहता है। जैसे बात करेंगे रबर की, ठीक है। अगर रबर की बात करते हैं तो इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप्स बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो सबसे पहले अगर रबर की बात करेंगे तो इक्वेटोरियल का मतलब है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के ऊपर का जो पार्ट होता है वहां पर रबर पाई जाती है, पर कहीं ना कहीं इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में भी उगाया जाता है। इट रिक्वायर्स मोस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट विद 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, मतलब रबर के लिए सबसे ज्यादा एनुअल रेनफॉल की आवश्यकता होती है, पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और जहां पर बारिश लगभग 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल के हिसाब से होती है वहां पर रबर सबसे ज्यादा होती है। इट मेनली ग्रोन इन गारो हिल्स ऑफ मेघालय। अब मेघालय में 3 हिल्स मैंने आपको बताई है, गारो, खासी, जयंतियां, ठीक है। और गारो की बात करेंगे तो गारो में सबसे ज्यादा आपका रबर देखने को मिलता है। उसके बाद केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और अंडमान निकोबार में रबर का उत्पादन होता है, ठीक है। तो रबर से मैंने आपको क्या बताया कि मैंने कहा ये बेसिकली किस रीजन में ज्यादा होते हैं, तो इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा होते हैं, पर भारत में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी देखने को मिलते हैं। फिर मैंने कहा कि वहां पर होते हैं जहां ह्यूमिडिटी हाई होती है, मतलब इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड रीजन। मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर, अब जहां पानी ज्यादा बरस रहा है तो ऑब्वियस सी बात है चारों तरफ नमी होगी कि नहीं होगी, तो मॉइस्ट और ह्यूमिड रीजन होता है। और रेनफॉल की बात करेंगे तो 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की आवश्यकता होती है। भारत में कहां पर हो रहा है, तो मैंने कहा भारत में मेघालय की गारो हिल्स में, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में रबर का उत्पादन होता है। रबर कंप्लीट हुआ तो हम फाइबर क्रॉप्स में आएंगे, और फाइबर क्रॉप्स में आपको दो पढ़नी होती है, कॉटन और जूट, ठीक है। फाइबर क्रॉप है कॉटन और जूट, ठीक है। मैंने कहा कॉटन, जूट एंड हेम्प, हेम्प का मतलब हो गया भांग, तो कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो बेसिक जो है कॉटन, उसके बाद जूट और उसके बाद आपका सिल्क,
ये भारत में सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप के रूप में जानी जाएंगी। अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉटन की बात की। अगर कॉटन की बात करते हैं तो जो आप 2017 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। तो कॉटन का जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में आपका भारत जाना जाता है। तो याद करिए, कॉटन मैंने बताया कॉटन किस सॉइल में होता है सबसे ज्यादा, तो कॉटन होता है आपका ब्लैक सॉइल। इसीलिए ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। और ब्लैक सॉइल कहां पाई जाती है, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया कि जो ब्लैक सॉइल है वो आपके प्लेटू एरियाज में पाई जा रही होगी, जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, आपका मध्य प्रदेश, ऐसे इलाकों में कॉटन की जो ग्रोथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ड्रायर एरिया में, मैंने कहा ड्रायर एरिया का मतलब ऐसा है जहां पर पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। उसके बाद और आगे बढ़े तो मैंने कहा कॉटन कौन सी क्रॉप है, तो आपको बताया कॉटन किसकी क्रॉप है, तो कॉटन खरीफ क्रॉप है। विच रिक्वायर 6 to 8 मंथ टू मेच्योर, मतलब मेच्योर होने मतलब कॉटन को बनने में लगभग 6 से 8 महीने लगता है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा, 6 से 8 मंथ के बीच में जाकर क्या होती है, मेच्योर होती है, मतलब बनकर तैयार होती है। कौन सी क्रॉप है कॉटन, तो मैंने आपको बताया कॉटन एक खरीफ की क्रॉप है। प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कहां कहां पर होती है, तो मैंने कहा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कॉटन की ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, और कॉटन किस सॉइल में पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया कॉटन सबसे ज्यादा होता है आपका ब्लैक सॉइल में। उसके बाद कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। तो सिंपल सी है, सिल्क का जो उत्पादन होता है, सिल्क, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में, जो सिल्क का प्रोडक्शन है वो किस नाम से जाना जाता है, तो सिल्क का प्रोडक्शन आपका सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। और गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है किसका, आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका कॉटन का। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट कॉटन से दिमाग में रखने हैं कि कॉटन सबसे पहले कि कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर गुजरात है। कॉटन किस सॉइल में होता है, तो ब्लैक सॉइल में होता है। कॉटन को ग्रोन होने में कितना समय लगता है, तो 6 to 8 मंथ लगता है। उसके बाद कॉटन कहां कहां पर पाया जाता है सबसे ज्यादा, तो मैंने कहा गुजरात में सबसे ज्यादा, फिर उसके अगल बगल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में भी कॉटन पाया जाता है। फिर मैंने कहा अगर सिल्क का प्रोडक्शन जो होता है ये किस नाम से जाना जाता है, तो सिल्क का प्रोडक्शन आपका सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, SERICULTURE, सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पे बात करते हैं जूट की। ठीक है, तो आपको 2 ही पढ़ना है, कॉटन पढ़ना है और एक जूट पढ़ना है। और जूट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है कि जूट को किस नाम से जाना जाता है, तो जूट को आपका गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि जूट को और किस नाम से जाना जाता है भारत में, तो भारत में जो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। जूट grows well on fertile soil in the flood plains where soils are renewed every year। अब जहां पर बाढ़ सबसे ज्यादा आ रही है वहां पर जूट सबसे ज्यादा होता है। और मैंने आपको 9th में बताया घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदियां गंगा नदी में जब आ रही होती हैं ऊपर से, तो बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब इलाकों में बाढ़ का कारण बनती हैं। तो यहां पर बाढ़ सबसे ज्यादा आ रही है, फ्लडी रीजन्स में होता है आपका जूट। तो वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार, आसाम, मेघालय, उड़ीसा सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है तो यहां पर आपको मैंने 2 बताया, एक कॉटन के बारे में बताया फाइबर क्रॉप्स में, और दूसरे फाइबर क्रॉप जूट के बारे में बताया। जूट के बारे में आपको याद रखना है कि जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। जूट जो होता है वो फर्टाइल सॉइल में होता है जहां पर लगातार बाढ़ आती रहती है। बाढ़ कहां पर आ रही है, तो मैंने कहा ऊपर से जो नदियां आती हैं घाघरा, गंडक, कोसी, ये वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, मेघालय तो छोड़ दीजिए, मेघालय में पानी बहुत ज्यादा बरसता है, इसके कारण फ्लड रहता है। बाकी ये नदियां बाढ़ आने का कारण बनती हैं, जिसके कारण यहां पर जूट सबसे ज्यादा उत्पादित होता है या प्रोडक्शन होता है जूट का। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। मैंने कहा ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति के बारे में दिमाग में रखना है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेजेस टेक्नोलॉजी इन इंडियन एग्रीकल्चर, इट स्टार्टेड बिटवीन 1960 to 1970 बाय MS स्वामीनाथन इन इंडिया। ठीक है, भारत में बात करेंगे तो भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन कब चलाया गया, तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 से 1970 के बीच चलाया गया। ठीक है, 1960 से 1970 के बीच चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया, तो MS स्वामीनाथन के द्वारा चलाया गया।
क्या है ये आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो मैंने कहा हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि तब 1960 में हम जान रहे थे कि हमारी ग्रोथ कैसे होगी, तो हमारी ग्रोथ प्रोडक्शन से होगी और फायदा भी हुआ इसका, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे इसीलिए आपका एक ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया था। दूसरा बात करेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन की। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन दो है, एक व्हाइट रिवॉल्यूशन श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, पर यहां पर जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, मतलब बाढ़ से बचने से संबंधित है। और कब स्टार्ट होता है? तो लगभग 13 जनवरी 1970 को इसको लॉन्च किया जाता है, मतलब 13 जनवरी 1970 को इस व्हाइट रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां से दो रिवॉल्यूशन आपने पढ़े। पहला पढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन। मैंने कहा ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों किया जा रहा है? तो बेसिकली पैकेज टेक्नोलॉजी इन इंडियन एग्रीकल्चर, हम टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर को बूस्ट करने का काम करेंगे। कब किया जा रहा है? तो 1960 से 1970 के बीच ये ग्रीन रिवॉल्यूशन चला था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो MS स्वामीनाथन के द्वारा भारत में एक ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया था। दूसरा बात करेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन की। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन से दो है, एक दुग्ध क्रांति है आपकी, मतलब दूध से संबंधित है, पर आपके जो कोर्स में है वो व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। और कब लॉन्च हो रहा है ये? तो 13 जनवरी 1970 को लॉन्च हो रहा है, ये दिमाग में रखना। और लास्ट टॉपिक जो आपका चैप्टर का है भूदान ग्रामदान, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री बेस्ड टॉपिक है। क्या है इसमें भूदान? भूदान का मतलब समझ रहे? भू का मतलब भूमि, भू का मतलब भूमि, और भूमि को जब दान में दिया जा रहा है किसको? किसानों को, फार्मर्स को, तो वो क्या कहला रहा है? भूदान कहला रहा है। क्यों दिया जा रहा है किसानों को, फार्मर्स को? तो इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि फार्मर्स ही तो खेती कर पाएंगे। तो जो बहुत ज्यादा लैंडलॉर्ड्स हैं, जो जिनके पास जमींदार हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है, वो अपनी जमीनों को क्या करें? किसानों को दान में दे दें। तो ये भैया किसके द्वारा लाया गया? सबसे पहली चीज तो ये लाया गया था विनोबा भावे के द्वारा। तो भूदान ग्रामदान चलाया गया विनोबा भावे के द्वारा। पढ़ लेते हैं क्या? तो महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हायर, मतलब महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को एज ए स्पिरिचुअल हायर, मतलब हमारे आध्यात्मिक गुरु के रूप में भारत में बताया, ठीक है। वंस विनोबा भावे डिलीवरिंग लेक्चर एट पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश। तो क्या हो रहा था कि आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली में भाषण दे रहे थे, ठीक है। सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमी वेल बीइंग Vinoba Bhave could not promise it immediately but assure them to talk to the government of India। तो क्या कर रहे थे? ये भाषण दे रहे थे। जैसे ये भाषण दे रहे थे तो कुछ जो आपके विलेजर्स थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने कहा कि भैया हमें अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए कुछ जमीन चाहिए। तो विनोबा भावे ने कहा ठीक है भैया, हम जमीन का जुगाड़ करते हैं पर प्रॉमिस नहीं करेंगे, हम आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे कि आपको जमीन प्रोवाइड की जाए आपके एग्रीकल्चर, आपके फार्मिंग के लिए। तो क्या हो रहा है? तो भूदान ग्रामदान की शुरुआत जब हो रही है तो महात्मा गांधी ने कहा विनोबा भावे हमारे स्पिरिचुअल हायर हैं। उसके बाद विनोबा भावे एक बार कहां पर? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में क्या कर रहे थे? लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, मतलब भाषण दे रहे थे। और उसी भाषण के बीच में किसी फार्मर ने कहा कि भैया हमें थोड़ी सी आप जमीन दे देंगे तो हमारी भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी। तो विनोबा भावे ने कहा ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं प्रयास करूंगा, बट मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि आपको लैंड मिल जाएगी। हाँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करूंगा। और इसी को देखते देखते एक नाम आएगा जिनका नाम है श्री रामचंद्र रेड्डी। श्री रामचंद्र रेड्डी stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers, ठीक है। और जब ये बात सुनी कि विनोबा भावे से प्रभावित थे श्री रामचंद्र रेड्डी हैं, ठीक है। जब इन्होंने ये बात सुनी तो इन्होंने कहा मेरे पास जो 80 एकड़ की जमीन है, ठीक है, he stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 villagers। मैंने कहा कि 80 एकड़ की जो जमीन है वो श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 विलेजर्स को क्या करी? दान में दे दी। और जब इसी चीज को उसने दान में दे दिया तो ये किस नाम से जाना गया? भूदान के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखना है कि रामचंद्र रेड्डी, देखो जब शुरुआत से भूदान ग्रामदान का अगर शुरुआत बात करेंगे तो विनोबा भावे क्या कर रहे थे? लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। जब लेक्चर दे रहे थे तो उन्होंने, किसी किसान ने उनसे कहा कि भैया हमें जमीन दे दो, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, हम दूसरे की जमीन पे काम करते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, हम ट्राई करेंगे। जब ये बात श्री रामचंद्र रेड्डी को पता चली तो उन्होंने अपनी 80 एकड़ की जमीन 80 विलेजर्स को, ठीक है, 80 ग्रामीणों को क्या करी? दान में दे दी, जिसको किस नाम से जाना गया? भूदान के नाम से जाना गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
Many villagers got different lands by some other जमींदार, it was known as ग्रामदान। अब श्री रामचंद्र रेड्डी को जब लोगों ने देखा तो इसको देखकर उनको भी एहसास हुआ कि नहीं, हमें भी ग्रामीणों को जमीन देनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे अन्नदाता हैं। ठीक है, तो बहुत सारे विल्जर्स ने भी और भी जमीन दी, जिसे किस नाम से जाना गया, ग्रामदान के नाम से जाना गया। तो ये भूदान ग्रामदान एक ऐसा मूवमेंट चला जो विनोबा भावे के द्वारा चला गया, और इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, बिना रक्त की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा भूदान ग्रामदान जो संबंधित था वो विनोबा भावे से संबंधित था। विनोबा भावे ने पहले वादा किया था कि हम बात करेंगे, उसी को देखकर श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 विलेजर्स को 80 एकड़ अपनी जमीन दान में दे दी। अब जब दान में दे दी तो इसको किस नाम से जाना गया, भूदान के नाम से जाना गया। इसी यही श्री रामचंद्र रेड्डी को देखकर कई सारे और जमींदार जो थे उन्होंने भी अपनी जमीनों को दान में दिया, जिसको ग्रामदान के नाम से जाना गया। उसके बाद तो आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछा है कि भूदान ग्रामदान जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा चलाया गया, तो विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया। या फिर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भूदान ग्रामदान को और किस नाम से जाना जाता है, तो भूदान ग्रामदान को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना तो था आपका भूदान ग्रामदान से संबंधित, और ये चैप्टर आपका यहां से कंप्लीट हो जाता है। तो अब कल हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर बात करेंगे। एक्सरसाइज उस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको देखेंगे। तो आज बस इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ाई करिए, इस चैप्टर को एक बार फटाफट सभी वीडियोस को रिवाइज कर लीजिए, तो आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। गुड नाइट।